नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में अभी वहाँ राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर बड़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं नवंबर में। तो आप अखबारों में, टीवी में, न्यूज़ वगैरह के माध्यम से ये देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना सा लिखा है कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति का पद आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक होगा। इस संबंध में ब्राइस ने लिखा है कि आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान है। बियर्स ने इसके बारे में लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। अब बात आती है राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है, उसकी अपन यहाँ चर्चा करें कि संविधान में अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। जैसे कि आग ने लिखा है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया है। तो जो हमने कहा कि विश्व की से एक पावरफुल जो पोस्ट है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही देखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनहावर तथा जॉन केनेडी के शासनकाल में हम देख चुके हैं। और आज भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, या उससे पहले जॉर्ज बुश है, या उससे ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे। तो ये सारे पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद व्यक्ति इनको सुशोभित कर चुके हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है कि केवल वही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ सकता है जिसमें ये योग्यताएं हों। जैसे कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, यानी कि वो जन्मजात नागरिक होना चाहिए अमेरिका का, 35 ईयर पूरा कंप्लीट कर चुका हो और 14 वर्ष तक, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त वे सब बातें कि वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो, किसी अपराध के सिलसिले में जेल न जा चुका हो, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति का पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये तो योग्यता हुई। अब बात आती है राष्ट्रपति पद की अवधि कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 में 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह पद स्थायी है और इन 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त नहीं किया जा सकता, केवल 3 अपवादों को छोड़कर कि वह या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या उसके विरुद्ध महाभियोग सिद्ध हो जाए, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। पहली परंपरा द्वारा इस बंधन का पालन होता था, परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा। इसलिए 1951 में संविधान में 22वां संविधान संशोधन कर ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति का पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि 2 बार ही व्यक्ति उस पद पर रह सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति का वेतन तथा सुविधाएं। तो अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन तथा दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में उसे कम नहीं कर सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण के पूर्व ही कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कर मुक्त नहीं होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति को
$4 लाख वार्षिक वेतन, $50,000 वार्षिक अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 1 लाख यात्रा भत्ता के लिए, $19,000 मेहमानों के पृथक खर्च के लिए उसको दिए जाते हैं। राष्ट्रपति को कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं, वह सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे अपनी निजी उपयोग के लिए कार, वायुयान तथा समुद्री जहाज भी मिलता है। उसकी यात्रा, सरकारी भोजों तथा उनकी सरकारी निवास स्थान व्हाइट हाउस के खर्चे के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होती है। उन्मुक्तियाँ कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उसे पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अब बात आती है राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वह त्यागपत्र दे दे, उसकी हत्या हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए, तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25वें संशोधन द्वारा तय किया गया है। इस संशोधन के भाग प्रथम में लिखा है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तता होगी तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा, जो कि कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने पर पद ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने 1973 में इस प्रक्रिया से रेजोल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया था। जब जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बन गए तो नेल्सन रॉकफेलर को उन्होंने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने 1947 में एक सूची बनाई थी जिसके आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्रम से रिक्त होने पर ऐसे उसको भरा जाएगा कि प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री, वित्त मंत्री, युद्ध मंत्री, न्यायाधीश, डाक मंत्री, नौसेना मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, श्रम मंत्री, यानी इस क्रम में ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये व्यवस्था की है। परंतु व्यवहार में अभी तक यह पद उपराष्ट्रपति के बाद अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। अब राष्ट्रपति को हटाने की जो पद्धति है उसे महाभियोग कहा जाता है कि 4 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व किसी भी दिन उसे पदच्युत किया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है। इसका अर्थ है देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारियों पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाएगा जो दोष सिद्ध नहीं हो सका। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। 28 जुलाई 1974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने सिफारिश की कि वाटरगेट कांड के आधार पर राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाए, लेकिन महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व निक्सन ने 6 अगस्त 1974 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1987 में ईरान गेट कांड को लेकर राष्ट्रपति रीगन के विरुद्ध महाभियोग लगाने की आवाज़ें अवश्य उठी, परंतु महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। यदि किसी राष्ट्रपति को घोर अपराध किया हो तो उसे हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव। ये तुमने योग्यताएं और उनके विशेषाधिकार इनकी चर्चा की, महाभियोग की चर्चा की। अब आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अमेरिकी राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। व्हाइट हाउस में रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों के व्यक्ति तक इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। राष्ट्रपति का प्रचार कार्य किया जाता है, करोड़ों डॉलर धन इस पर व्यय किया जाता है। संविधान निर्माता चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा हो, ताकि इस महत्वपूर्ण पद का निर्वाचन शांतिपूर्ण वातावरण में बिना हाउल्लड़ के राजनीतिक धांधलीबाजी के दूर हो। इसीलिए निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी।
लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना है, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं अलग हो गई हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर उस निर्वाचक मंडल का निर्माण होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहता है। निर्वाचक मंडल में उतने ही सदस्य रखे गए जितने कि कांग्रेस के हैं। 23वें संविधान संशोधन द्वारा कोलंबिया जिले को भी 3 प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में चुनने का अधिकार दिया गया। इस तरह से आजकल निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं, जो प्रतिनिधि सभा के 435, सीनेट के 100 और कोलंबिया जिले के 3 सदस्य, ये मिलके 538 होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की सदस्य संख्या कितनी है? 538। लास्की ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनाई थी उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परंतु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई। राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में संविधान निर्माताओं ने क्या व्यवस्था की थी और वास्तव में उसका वर्तमान स्वरूप उससे किस प्रकार भिन्न हो गया है, इसके संबंध में आग तथा रे ने कहा है कि लिखित मौलिक विधि को बिना स्पर्श किए कार्य रूप में संविधान में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, इसका उदाहरण उस राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्तम कहीं नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्याशियों का मनोनयन, कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मनोनयन होता है। यह मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन में किया जाता है। इन अखिल देशीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दल की प्रारंभिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव कहीं राज्यों में सम्मेलनों में होता है, कहीं राज्य की प्रारंभिक इकाइयों में होता है तथा कहीं राज्य की केंद्रीय समितियों में होता है। इस प्रकार से निर्वाचित प्रत्येक दल का राष्ट्रपति सम्मेलन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक एक प्रत्याशी मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के चयन में साधारणतः यह प्रथा है कि प्राय वह व्यक्ति लिया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से भिन्न राज्य का निवासी हो। कि प्रत्याशियों के चयन में सम्मिलित इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो मत संख्याओं की दृष्टि से बड़े तथा जिनमें दूसरे राजनीतिक दलों का पर्याप्त प्रभाव है। फिर आता है चुनाव अभियान। जब प्रत्याशियों का मनोनयन हो जाता है तो फिर चुनाव अभियान प्रचार प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्य दल के चुनाव घोषणा पत्र की रचना, नई राष्ट्रीय समिति की स्थापना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए दल के प्रत्याशियों के नाम निर्देश के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रव्यापी चुनाव आंदोलन होता है। यह प्रचार युद्ध काफ़ी जटिल और खर्चीला होता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के में राजनीतिक व्यवस्थाओं, सार्वजनिक संपर्क, विशेषज्ञों, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से सहायता मिलती है। उम्मीदवार रेडियो, टेलीविज़न का सहारा लेते हैं। उनके द्वारा अपनी नीति तथा कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। समाचार पत्रों भी विभिन्न दलों का खूब प्रचार करते हैं। 1968 के चुनाव में निक्सन ने $1 करोड़ 20 लाख से अधिक धन चुनाव अभियान में खर्च की थी। 1976 के चुनाव में उम्मीदवारों को फेडरल इलेक्शन कैंपेन एक्ट 1974 के अनुसार खर्च करना पड़ा। इस एक्ट के अनुसार संघीय सरकार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को $21 करोड़ की राशि प्रदान करती है तथा वह इससे अधिक खर्च नहीं कर सकता। जिमी कार्टर तथा जेराल्ड फोर्ड ने सरकारी अनुदान ग्रहण किया तथा इसी सीमा में खर्च किया। इस अनुदान के साथ साथ प्रत्येक प्रत्याशी को $11 करोड़ की सहायता राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व तथा $2 करोड़ की सहायता राष्ट्रीय सम्मेलन में मनोनयन हेतु भी दिए जाने का प्रावधान है। तीसरा है निर्वाचक मंडल, कि इसके बाद निर्वाचक मंडल के लिए दोनों दलों द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं।
इन उम्मीदवारों को अपने अपने दल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा होता है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। मत किसी, याद रखना, सूची प्रणाली के आधार पर मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। अमेरिका में यह प्रथा स्थापित हो गई है कि जिस उम्मीदवार को भी मतदाताओं के बहुमत वोट प्राप्त हो जाते हैं तो उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सारे स्थान उस उम्मीदवार को प्राप्त हो जाते हैं जो प्रत्याशी निर्वाचन में से बहुमत यानी 270 मत प्राप्त कर लेता है। उसको यह विश्वास हो जाता है कि वह राष्ट्रपति बन जाएगा। 1972 में निक्सन को 538 निर्वाचन मतों में से 521 मत प्राप्त हुए, जबकि सीनेटर मैकवर्न को 17 मत, 50 राज्यों में 49 राज्यों में निक्सन के पक्ष में मतदान किया तथा केवल एक राज्य ने मैकवर्न के पक्ष में मतदान किया। 1976 में जिमी कार्टर को 538 निर्वाचनों में से 297 मत प्राप्त हुए तथा जेराल्ड फोर्ड को 241 मत मिले। तो इस तरह से 23 राज्यों में तथा कोलंबिया जिले में जिमी कार्टर के पक्ष में मतदान हुआ था। अब बात आती है निर्वाचन पद्धति की आलोचना। निर्वाचन पद्धति की आलोचना से पहले मैं पिछले जो चुनाव थे राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप का निर्वाचन, उसकी चर्चा कर लें कि नवंबर 1916 में अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन को हराया था। ट्रंप ने निर्वाचन मंडल के 306 मत प्राप्त किए, जबकि उसके प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को 232 मत मिले। बाद में कुछ राज्यों में दोबारा मतगणना हुई और हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 25 लाख वोटों से आगे निकल गए। हिलेरी को कुछ वोटों का 48% व डोनाल्ड ट्रंप को 46% वोट मिले। ताज़ा स्थिति के अनुसार हिलेरी को इलेक्टोरल कॉलेज के 19 दिसंबर 16 को हुए मतदान में 232 वोट मिले, जबकि ट्रंप को 270 वोट मिले। मतों की दोबारा गिनती से हिलेरी को राष्ट्रपति पद का परिणाम बदलने में कोई मदद नहीं मिली। उन्हें ज़्यादा पावरफुल वोट मिले, लेकिन उन्हें पर्याप्त इलेक्टोरल कॉलेज के वोट दिलाने वाले राज्यों में जीत नहीं मिली। 20 जनवरी 1917 को ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 20 यानी 4 साल हो गए, तो अभी चुनाव है वहाँ पर। अमेरिका की चुनाव प्रणाली प्राचीन तथा समूचे देश में उसके कई रूप हैं। भारत की भांति अमेरिका में मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त नहीं है। संघीय व्यवस्था के स्वरूप तथा राज्यों को प्राप्त स्वायत्तता के कारण सभी 50 राज्यों के अपने अलग कायदे कानून और पृथक चुनाव प्रणालियां हैं। साथ ही राज्यों में मतदान तथा मतगणनाओं की एक निर्वाचित विधि नहीं है। इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका के समक्ष चुनाव प्रणाली में सुधार तथा विसंगतियों को दूर करने की बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कि निर्वाचक मंडल के सदस्य नवंबर में उनका चुनाव होता है। दिसंबर के दूसरे बुधवार को अपने 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 राज्यों की राजधानी में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए मत देते हैं। मतपत्रों को सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खोला जाता है। सीनेट का अध्यक्ष मतों को गिनता है और परिणाम और औपचारिक घोषणा करता है। 20वें संविधान के अनुसार अब राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले तो क्या होगा कि यदि मतगणना का परिणाम ऐसे निकलता है जिसमें किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य प्रतिनिधि सभा करती है। वह उन 3 सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, जिनके नाम सीनेट का अध्यक्ष उनके पास भेजता है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव करती है, तब सभा के सदस्य राज्यवार मतदान करते हैं
और उसके मत एक राज्य का मत के आधार पर गिने जाते हैं। एक राज्य एक मत का निर्धारण उस समय बहुसंख्यक दल के प्रतिनिधियों के मत से किया जाता है। इस प्रकार 50 राज्यों के कुल 50 मत होते हैं। 26 या 26 से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किए जाते हैं। पर ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जब अमेरिकी संविधान के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए हैं, सन 1801 जेफरसन और 1825 में एडम स्मिथ के। अब बात आती है पद ग्रहण की। अमेरिका के संविधान में 20वें संविधान संशोधन के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय पहले 4 मार्च को पद ग्रहण करता था, 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। यदि शपथ के अवसर पर राष्ट्रपति किसी कारण अयोग्य ठहरा दिया जाए तो जब तक राष्ट्रपति योग्य नहीं ठहरा दिया जाता उसके दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। अब आती है निर्वाचन पद्धति की आलोचना की बात। तो पहली आलोचना ये कि अल्पमत प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। दूसरी, निर्वाचक मंडल निरर्थक बन गया है। तीसरी, छोटे राज्यों की उपेक्षा। चौथी, प्रतिनिधि सदन द्वारा भिन्न निर्णय। पांचवा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों की मतदान में स्वतंत्रता। तो ये आलोचना है। फिर निर्वाचन पद्धति में सुधार के लिए सुझाव की बात की जाती है कि पहला सुझाव ये दिया जाता है कि पूरे राष्ट्र को एक निर्वाचक मत क्षेत्र मान लिया जाए तथा देश के सब नागरिक साधारण या पूर्ण बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति चुने। दूसरा सुझाव यह दिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव मतदाताओं द्वारा हो। वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए जो अधिकतर राज्यों में बहुमत प्राप्त कर ले। इसमें यह आपत्ति है कि छोटे राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव पर एक प्रकार से वीटो प्राप्त हो जाएगा। तीसरा सुझाव यह दिया जाता है कि चुनाव खर्च को कानून द्वारा सीमित किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। धन्यवाद।